तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सुपर गर्ल को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठी हुई थी और न्यूज में देख रही थी कि कैसे सब लोग उससे डर रहे थे, जबकि वो उन सब की मदद करने के लिए ही गई थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि सुपर गर्ल ने शहर में कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी। इसी वजह से ये अपने ऑफिस में भी नहीं जाती जहाँ पर कैट इसका इंतजार करती रहती है। पर क्योंकि जेम्स और विन समझ गए थे कि कारा क्यों ऑफिस नहीं आ रही, तो इसी वजह से ये दोनों किसी तरह कैट को जाकर संभालते हैं। तभी अचानक से विन को शियोबान का मैसेज आता है जो कि इसे पास के कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। अब जब विन वहाँ पर जाता है तो ये शियोबान से बातें करने लगता है और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि शियोबान अब कारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे जॉब से निकाल दिया गया था। और जबकि ये शियोबान का सपना था कि वो शुरू से ही किसी न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में काम करना चाहती थी। तब विन इसे बताता है कि कारा दरअसल उतनी बुरी नहीं है जितना कि शियोबान समझ रही है, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कारा का मूड सही नहीं था, तो इसी वजह से उसने शियोबान के साथ मिसबिहेव करा। साथ ही विन शियोबान को मोटिवेट भी करता है कि इसका ड्रीम पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं हम लोग डीईओ के मेन बेस में देख पाते हैं कि एलेक्स और जॉन आमने सामने होते हैं, जहाँ पर एलेक्स जॉन से बोल रही होती है कि अब हमें क्या करना है। तब जॉनी ने बोलता है कि कुछ भी नहीं करना, बस तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ ही देर में लेन और उसके चमचे पहुंच जाएंगे। अब इतने में ही बाहर से एक सोल्जर आकर इन्हें बताता है कि बाहर लेन आ गया है। ये सुनने के बाद एलेक्स तुरंत ही बाहर जाती है, जहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर लेन नहीं बल्कि उसकी बेटी लूसी लेन आई हुई है, जिसके साथ एक जेम्स हार्पर नाम का बंदा है जो कि पहले के टाइम पे हैंक हैंशो का बहुत ज्यादा ही अच्छा दोस्त था, क्योंकि वो हैंक हैंशो के बारे में बहुत सारी चीजें जानता था, तो इसी वजह से उसे इस केस में रखा गया था। अब आगे हार्पर इन्हें बोलता है कि यहाँ पर अब सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, कि यहाँ का लीडर ही ऐसा था तो यहाँ के सोल्जर कैसे होंगे। एलेक्स इसे समझाने की कोशिश करती है पर हार्पर इसकी एक भी नहीं सुनता, और क्योंकि डीईओ को गवर्नमेंट ही शुरू से चला रही थी तो इसी वजह से एलेक्स भी कुछ नहीं कर सकती थी। और अब इसी वजह से एलेक्स को जॉन को इनके साथ एक रूम में भेजना पड़ता है, जहाँ पर जॉन का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा था। अब अंदर हम लोग देख पाते हैं कि लूसी लेन और जेम्स हार्पर जॉन से पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर हैंशो के रूप में कैसे आए। तब जॉन इन्हें बताने लगता है। और अब यहाँ से ये सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि आज से 10 साल पहले हैंशो एक मिशन पर था और यहाँ पर इसकी टीम में डॉक्टर डेनवर भी शामिल थे। इनका मिशन ये था कि इन्हें जाकर एक एलियन को पकड़ना था और साथ ही हो सके तो उसे मारना भी था, क्योंकि असली हैंशो के हिसाब से वो एलियन इनके लिए बहुत ज्यादा ही बड़ा खतरा था। अब जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो एलियन था, तो किसी को भी वो एलियन नहीं मिल रहा होता। पर डॉक्टर डेनवर एलियन को ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं, जहां पर एक पाइथन इनके ऊपर हमला कर देता है। पर उस पाइथन के इनके पास पहुंचने से पहले ही उसे जॉन जोन्स उठा लेता है और तभी जाकर ये दोनों आपस में मिलते हैं। और जब यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो यहाँ पर लूसी लेन और जेम्स हार्पर जॉन के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि शायद इसने ही डॉक्टर डेनवर को मारा है। पर जॉन इन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए काफी अच्छे थे, क्योंकि शायद उन्हें बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था कि मैं किसी के लिए भी खतरा नहीं हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जॉन जोन्स और डॉक्टर डेनवर आपस में बातें कर रहे हैं और रात हो गई है। तब जॉन जोन्स इन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे प्लेनेट के सभी लोगों को मार दिया गया है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तब डॉक्टर डेनवर इसे बताता है कि मेरे पास भी एक लड़की है जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी है और वो मेरी बेटी है। इस बात को सुनने के बाद जॉन के तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। इस पर डॉक्टर डेनवर इसे बताते हैं कि वो अडॉप्टेड है। साथ ही डॉक्टर डेनवर इसे उन दोनों की फोटो भी दिखाते हैं जिसमें कारा और एलेक्स साथ में थी। अब उस फोटो को देखने के बाद जॉन जोन्स काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इसने अभी कुछ समय पहले ही अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। पर क्योंकि ये समझ गया था कि डॉक्टर डेनवर भी अच्छे इंसान है, तो इसी वजह से ये इनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर हैंशो आ जाता है जो कि जॉन जोन के ऊपर फायर कर देता है। तब डॉक्टर डेनवर उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। हैंशो नहीं रुक रहा होता, इसी वजह से डेनवर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। जवाब में हैंशो भी उनके ऊपर हमला करता है और इसी तरह अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें डॉक्टर डेनवर से लड़ते हुए हैंशो अपने आप ही खाई से नीचे गिर जाता है। पर इनमें हो रही हाथापाई के दौरान ही डॉक्टर डेनवर के पैर पर एक चाकू लग जाता है, जिस वजह से वो मारे जाते हैं। पर मरने से पहले वो जॉन को बोल देते हैं कि तुम्हें मेरी बेटियों का ख्याल रखना है, और इसी वजह से जॉन आज यहाँ पर होता है। लूसी लेन इसके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करते और इन्हें अभी भी लग रहा होता है कि जॉन जोन्स ने ही डेनवर और हैंशो को मारा होगा और इसी वजह से ये यहाँ पर आया है ताकि ये अपने आप को बचा सके। और यही सब सोचते हुए ये लोग इसे प्रिजन में भेज देते हैं। तब एलेक्स और सुपरगर्ल के तो
कुछ भी समझ में नहीं आता। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि शियोबान चोरी से कैट को कंपनी में घुसकर कुछ करने लगती है। और अब जब वापस से सीन डीईओ के मेन बेस में आता है तो यहाँ पर एलेक्स का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पर इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि तुम हेंचो को कैसे जानती हो। तब एलेक्स इन्हें बताती है कि क्योंकि उसने एक बार मुझे बचाया था। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर एलेक्स ने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करी हुई थी और जब ये एक बार से बाहर निकलती है तो ये एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिस वजह से इसे जेल में बंद कर दिया जाता है। पर तभी यहाँ पर जॉन, जो कि अभी हेंचो बना हुआ था, वो एलेक्स से मिलने आता है, जो कि इसे बताता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में भी सब जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ मिलकर डीईओ में काम करो। पहले तो एलेक्स के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके साथ क्या हो रहा है, पर जब बात सुपरगर्ल की आती है तो इसी वजह से इसे हेंचो की बातों पर यकीन करना पड़ता है। और जब हेंचो इसे डीईओ के मेन बेस में लाता है तो यहीं पर एलेक्स की ट्रेनिंग होती है। अब इसी के साथ एलेक्स का इंटरव्यू खत्म हो जाता है, पर लूसी बोलती है कि नहीं, तुम्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि जॉन ने तुम्हारे दिमाग में ये सब पहले से ही भर दिया था कि वो तुम्हारा पिता है जिसको तुम अपनी लाइफ में से खो चुकी हो। अब इसी वजह से एलेक्स को भी पकड़ कर ले जाया जाता है। तब सुपरगर्ल बाहर इन्हें रोकने की कोशिश करती है। तब हार्पर इसे बोलता है कि तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगी और साथ ही जॉन जोन्स को तो कैडमस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद कारा के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कैडमस प्रोजेक्ट क्या है और इसी वजह से ये जेम्स को इस बारे में बताती है। तब जेम्स इसे बताता है कि कैडमस प्रोजेक्ट में एलियन को लैब रैट की तरह यूज करा जाता है ताकि वो मिलिट्री के लिए नए वेपन्स बना सकें। और अब क्योंकि कारा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो तो इसी वजह से ये जेम्स से लूसी को अपने पास मिलने बुलाने को बोलती है। तब जेम्स भी इसकी बात मानता हुआ लूसी को अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। तब लूसी इससे घर आकर पूछती है कि ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम मुझे अभी बताना चाहते थे। कारा इसके सामने आती है और सबसे पहले तो ये अपनी शर्ट के बटन खोल देती है, जिस वजह से उसके सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम बाहर आ जाती है। और तब जाकर लूसी को समझ में आता है कि दरअसल कारा ही सुपरगर्ल है। तब लूसी इससे पूछती है कि तुम आज तक अपनी पहचान छुपाती क्यों रही। जवाब में कारा इसे बताती है कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। और अब इसी के साथ ये सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जब कारा छोटी होती है तो इसको एलेक्स के स्कूल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर से एलेक्स और उसका दोस्त और साथ में कारा ये तीनों ही घूमने जाया करते थे। पर क्योंकि ये सब कारा के लिए बहुत ज्यादा ही नया था तो इसी वजह से इसे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद एक दिन जब ये लोग बीच में घूमने जाते हैं तो पास में एक गाड़ी में आग लग जाती है, जिसमें एक औरत और उसका बच्चा फंसा हुआ था। तब कारा जाकर उनकी मदद करती है और उन दोनों की लाइफ को बचाती है। पर क्योंकि इससे उसकी हकीकत सबके सामने आ सकती थी तो इसी वजह से डॉक्टर डेनवर उसे चश्मा देते हैं, जिसकी वजह से कारा की हकीकत हमेशा छुपी रहेगी। और अब इसी वजह से कारा चश्मे में रहती है और अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बिता देती है, जहाँ पर हम लोग ये भी देख पाते हैं कि कारा कैसे कैट के ऑफिस में गई थी और वहाँ पर जाते ही इसकी सबसे पहले मुलाकात विन से ही होती है और तब से ही विन इसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब जब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है तो लूसी को भी कारा के ऊपर भरोसा हो गया था, तो इसी वजह से ये कारा की मदद करने का डिसाइड करती है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि हेंचो और एलेक्स को प्रोजेक्ट कैडमस के लिए लेकर जाया जा रहा होता है। इतने में ही यहाँ पर दो लोग बाइक में आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद कारा और लूसी ही थे। और अब ये दोनों किसी तरह उस ट्रक पर हमला करके जिसमें हेंचो और एलेक्स को लेकर जाया जा रहा था, एलेक्स और हेंचो को फ्री करवा देते हैं। और तब जॉन जाकर हार्पर का माइंड पढ़ता है, क्योंकि पहले जब इसने हार्पर से बात करी थी तो हार्पर इससे कुछ डॉक्टर डेनवर के बारे में कहना चाह रहा था। और अब उसका माइंड पढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर डेनवर अभी भी जिंदा है। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा ही शॉक होती है, क्योंकि इसे पता नहीं था कि इसके डैड अभी भी जिंदा है। तब जॉन इसे बताता है कि प्रोजेक्ट कैडमस वाली जगह पर ही उन्हें रखा गया है। अब ये सब जानने के बाद ये दोनों जब बाहर जाते हैं, एलेक्स कारा को इस बारे में सब कुछ बताती है। तब कारा भी चाहती थी कि वो डॉक्टर डेनवर की मदद करने जाए। एलेक्स और जॉन इसे किसी तरह समझाते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों को जाकर डीईओ के मेन बेस में अपना काम करना होगा, ताकि वहाँ पर वापस से कोई और ना आ जाए। और क्योंकि ये काम भी जरूरी था तो इसी वजह से कारा इस बार मान जाती है। और अब एलेक्स और जॉन उस जगह के लिए निकलने लगते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट कैडमस की लैब थी। हम लोग देख पाते हैं कि शियोबान को कैट मिलने के लिए बुलाती है और इससे बातें करते हुए बोलती है कि मुझे पता चला है कि कारा के लैपटॉप से किसी ने एक अजीब सा ईमेल भेजा है, जिसमें मेरे एक्स हस्बैंड और मेरी लाइफ से रिलेटेड काफी सारे राज थे। क्योंकि आज कारा यहाँ पर नहीं आई थी तो इसी वजह से मुझे पता है कि ऐसा किसने करा है। तो बेहतर होगा कि आगे तुम ऐसा कभी भी मत करना, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इतना बोलकर कैट यहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन एक बिल्डिंग की छत पर जाता है, जहाँ पर शियोबान और विन थे। और तब वहाँ पर शियोबान कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही थी। देखते हुए विन इसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा करोगी तो यहाँ से गिर सकती हो। तब शियोबान जानबूझकर छत के कोने पर जाती है और बोलती है कि मैं इतनी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई हूँ कि अपने आप को ना संभाल सकूं। पर अचानक से ही उसका पैर लड़खड़ाता है और वो छत से नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाती है। और अब वो जमीन से टकराने ही वाली थी कि उसकी आवाज की वजह से वो जमीन ही फट जाती है। और अब उसकी आवाज से हो रहे प्रेशर के कारण वो हवा में ही टिक जाती है, जिसे देखने के बाद विन काफी ज्यादा ही शॉक होता है और इसके तो कुछ भी समझ में नहीं आता।
खैर इस एपिसोड में तो इस बारे में हमें भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।